मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन दोनों पार्टियों ने चुनावी गोटियां बैठानी शुरू कर दी है। बीजेपी क्लीन स्वीप यानी कि प्रदेश की 29 में से सभी 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसने गांव चलो अभियान शुरू कर रखा है, जिसमें मोदी सरकार के काम गिनाने बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक गांव-गांव पहुंच रहे हैं। बीजेपी का टारगेट अपना वोट शेयर 10% बढ़ाने का है। बीजेपी सभी जीते बूथों पर वोट बढ़ाने और हारे बूथों को जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। उधर विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद भी कांग्रेस ने हौसला नहीं खोया। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के मजबूत गढ़ों को तोड़ने की है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो मध्य प्रदेश की 11 लोकसभाओं पर बीजेपी का 3 दशक से कब्जा। 5 लोकसभा सीट 35 साल से बीजेपी के कब्जे में है। 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का 28 साल से नहीं खुला खाता। अभी बीजेपी के पास 28 जबकि कांग्रेस के पास एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। भोपाल, इंदौर, भिंड, विदिशा, दमोह में 1989 से बीजेपी का कब्जा। जबलपुर, सागर, बालाघाट, बैतूल, मुरैना, सतना में 1996 से बीजेपी का कब्जा। खजुराहो लोकसभा 2004 से और ग्वालियर लोकसभा 2009 से बीजेपी के कब्जे में। खरगोन, सीधी, टीकमगढ़ लोकसभा में 2009 से है बीजेपी का कब्जा। 2014 से होशंगाबाद, रीवा, मंडला, शहडोल, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, धार, खंडवा सीट बीजेपी के कब्जे में। 2019 में गुना और रतलाम लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जमा लिया कब्जा। मध्य प्रदेश की सिर्फ छिंदवाड़ा सीट लगातार कांग्रेस के कब्जे में है। इन मौजूदा राजनीतिक स्थितियों और रामलला की स्थापना, मोदी मैजिक, विधानसभा चुनाव में भारी बहुमतों से मिली जीत, डबल इंजन की सरकार के दम पर बीजेपी अपने क्लीन स्वीप के दावे पर अटल है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि भाजपा की सच्चाई मध्य प्रदेश के लोग जान चुके हैं और अब उसकी काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली। कांग्रेस मोदी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार को चुनावी वादों पर घेर रही है। उसका दावा है कि दोनों सरकारों की वादा खिलाफी ही उसकी जीत का आधार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला पहनाने का संकल्प हमने लिया है और उसके लिए हमारे कार्यक्रम चालू हो गए हैं। गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव चलो अभियान के तहत रुकने का काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण के अंतर्गत किए हुए कार्य और विकास के किए हुए कार्यों को आधार बनाकर हम जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गए हैं। मोदी की गारंटी और भाजपा पे भरोसा, इस सूत्र वाक्य के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो जीते, ऐसी हमारे संगठन की संरचना में बन रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी द्वारा लोकसभा को लेकर जिस तरह तैयारी की जा रही है, सभी क्षेत्रों में सभाएं करना है, मीटिंग करना है, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य करना है, अच्छे कार्यकर्ता का चयन करने के लिए लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सारी चल रही है। जहाँ तक सवाल 29 का सवाल है तो 29 का भारतीय जनता पार्टी का अवश्य वो 30 सीट जीत जाए। उनके पास ईवीएम तो है, उनके पास बाकी तो कुछ है नहीं, जनता उनके साथ है नहीं। विधानसभा में आप देख ही सके, इसलिए ये बात को मान के चले हम कम से कम 5 से 6 सीटों पर आज भी उससे आगे हैं, बढ़त है और हमारी कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी। मध्य प्रदेश इन दिनों देश भर में भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बनकर उभरा है। खासकर इस विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत ने प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला बना दिया है। बीजेपी हर हाल में यही स्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस यहाँ उठ खड़ी होने की कोशिश में है। ये लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए कठिन परीक्षा जैसा है। अब देखना यह है कि इसमें कौन पास होता है और कौन फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 24 की बिसात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी कौन किस पर पड़ रहा भारी? मध्य प्रदेश में क्या चलेगा, मोदी मैजिक या कांग्रेस का एजेंडा? मिशन क्लीन स्वीप के लिए क्या है बीजेपी का इलेक्शन प्लान? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला भेदने कांग्रेस के पास कौन से हैं अस्त्र? तो ये एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पर आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जो बिसात है वो बीत चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो,
दोनों पार्टियों ने चुनावी गोटियां बैठानी शुरू कर दी है। बीजेपी क्लीन स्वीप यानी कि प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसने गांव चलो अभियान शुरू कर रखा है, जिसमें मोदी सरकार के काम गिनाने बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक गांव-गांव पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप के लिए तमाम सारी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उस पर काम कर रही है, वहीं अगर जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस अपने नई टीम के साथ, चाहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हों या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात करें या फिर जो उनके नए प्रदेश प्रभारी हैं, उनके जरिए अपनी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो बनाने में जुट गए हैं। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम चीज़ों में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, यानी कि 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जो कुछ इन्हें मिलना था वो चरम पर मिल चुका है, लेकिन अब सीटें इनकी बढ़ेंगी नहीं, कम होगी। आज इसी पर जो 24 की बिसात है, किस तरह से बिछी है दोनों तरफ से, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है शशिकांत शुक्ला जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है शशिकांत जी आपका। हमारे साथ में है पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है पवन जी आपका। और सुरेश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में हैं। सुरेश जी आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले पवन जी मैं आपके पास में आता हूँ। हम बात कर रहे हैं 24 की बिसात की, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की उन 29 सीटों की जहां पर चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, एक सीट अभी आपके पास में है, वो गांव चले अभियान की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम अभियानों के साथ ही कांग्रेस किस प्लान पर है? देखिए, कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे प्लान पे है। कांग्रेस गरीब मजदूर जो इनके द्वारा पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके दुख और उनके दर्द के साथ वाले प्लान पे है। ये जो इन्होंने युवाओं को रोजगार देने का झूठा वादा किया, अब युवा आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा, उस युवा की पीड़ा, उस युवा के दर्द के साथ कांग्रेस के है। तो कांग्रेस, हमारा नेता राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है, आम जनता की आवाज उठा रहा है, गरीब दुखी पीड़ित को गले लगाता हुआ चल रहा। हमारा फिलॉसफी, हमारा मूल मंत्र वही है, उसी दिशा में हम चल करके आम जनता की आवाज उठाने का प्रयास करते रहे। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इवेंट बना करके काम करने का प्रयास करती है। छोटी सी भी छोटी चीज को इतना बड़ा करके दिखा देती है कि आम आदमी को लगने लगता है कि इसके अलावा कोई दुनिया बची नहीं है, सब कुछ यही है। उसके अनेक कोई एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बोला दे जी पवन जी आ रही आवाज? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। वाली आजादी से इनको कोई मतलब नहीं कि मोदी जी वाली आजादी को असली आजादी मानने लगे। इसी तरह कि राम मंदिर का 22 तारीख को इन्होंने इतना प्रचारित किया कि रामचंद्र जी का प्रवेश इस देश में कराया। ऐसा प्रचारित किया कि 22 तारीख की पहले राम थे ही नहीं, जबकि राम हर व्यक्ति के रोम रोम में, इस देश और प्रदेश की रोम रोम में है। कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट वाली सरकार है। इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी अपनी जनता की जो काम किए हैं, नीतियां हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया हो तो जनता महसूस कर रही होती, जनता को बताना थोड़ी पड़ता। अगर जनता को बताना मतलब ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करते हैं। अभी जनता को जाके क्या बताएंगे कि मोदी जी ने बोला था कि हम हर गरीब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये देखो हमने महंगाई कम कर दी। ये जनता को जाके क्या बताएंगे कि मोदी जी ने झूठ बोला था, 8 साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, ये हमने देखो रोजगार नहीं दिया। ये जाके जनता को क्या बताएंगे कि हम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए व्यापक जैसा घोटाला करते हैं। आस्था का केंद्र जो महाकाल है, वहां हम खिलवाड़ करके भ्रष्टाचार करते हैं। ये जाके जनता को बताएंगे? जनता को हकीकत नहीं बताएंगे। जनता को हकीकत से दूर रखने के लिए नए नए सपूत, नए नए पैकेज, नए नए चुनाव में लेके आ जाते हैं। मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, शशिकांत शुक्ला साहब के पास में आ जाता हूं। शशिकांत शुक्ला साहब, जिस तरह से पवन पटेल जी कह रहे हैं, या फिर हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राम राम कर रहे हैं, और क्या अब भारतीय जनता पार्टी ये उसके एजेंडे में है, मान के चल चुकी है कि नहीं, राम मंदिर में जिस तरह से रामलला वहां पर विराजमान हो चुके हैं, इसी के आगे, इसी को लेकर अब आगे बढ़ना है?
देखिए, इसको लेकर आगे बढ़ने का तो प्रश्न है कि राम लला विराजमान हो गए, प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, निश्चित रूप से देश का भविष्य उज्जवल होगी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और रामलला हमको आत्मविश्वास देंगे, आशीर्वाद देंगे। निश्चित रूप से इतने वर्षों तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार इस बात का विरोध कोर्ट से लेकर के धरातल तक करते रहे कि राम बाबरी मस्जिद बनी रहे और राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर न बने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा न हो। और पूरे देश ने इस बात को देखा है। जगह जगह हिंदू धर्म का विरोध करना, सनातन धर्म का विरोध करना, रामलला के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना कि काल्पनिक थे, राम सेतु तोड़ने की बात करना, सारे नेताओं को, जितने वकील इनके लीडर थे, उनको झोंक दिया कि साहब पैरवी करो, बाबरी मस्जिद हर हाल में टूटना नहीं चाहिए। ये सारे कृत्य कांग्रेस ने किए हैं। और यह रामलला की जहां तक बात है, राम जन्मभूमि की, तो हमारे एजेंडे में शुरू से था और शुरू से एजेंडे में था, जिसको हमने पूरा किया है। बाकायदा न्याय प्रक्रिया को तेज करते हुए डिसीजन कराया, लोकतांत्रिक ढंग से न्याय प्रक्रिया को पूरा करके वो डिसीजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब कांग्रेस के नेता उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे, अब ये अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं, तो फिर भ्रमित करने की बातें हमारे कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं। आज जो अभी महंगाई की हमारी मित्र ने बात करी, वर्ल्ड के अंदर ये पहला देश भारत जिसमें मात्र 5% महंगाई है, दीगर देशों में 8%, 10%, 12%। और कांग्रेस के कार्यकाल में तो डबल डिजिट में महंगाई हमेशा होती थी। वो महंगाई भूल गए जब महंगाई की आग लगी होती थी, जनता त्राही त्राही बोल रही थी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। शायद ये कांग्रेस के मित्र उस कार्यकाल को भूल गए। आज जो रोजगार की बात करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन चारों तरफ जो चल रहा है, लाखों करोड़ की भारतमाला, लाखों करोड़ की सागरमाला, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, चारों तरफ निर्माण की विशाल बिछी हुई है। तुम्हारे लघु उद्योग लगातार पूंजी निवेश बढ़ता जा रहा है, लघु उद्योग अपने काम कर रहे हैं, इसमें रोजगार निर्मित हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 14 लाख 16 लाख शशिकांत जी, आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। उसमें रोजगार, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में है। लेकिन मेरी पूरी बात कर, मेरी पूरी बात हो जाए। लेकिन कांग्रेस आज भी इन चुनाव में हारने के बाद भी जनता इनकी बात पे विश्वास नहीं कर रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं। इस बात को कांग्रेस आज भी नहीं समझ रही है। और अब तो मोदी जी की लहर है, अब तो सीधे मोदी जी को वोट करना है। मध्य प्रदेश में एक सीट पिछली बार चूक गई थी, अब पूरी की पूरी चलिए आता हूँ, मोदी जी के पक्ष। चलिए शशिकांत जी आता हूँ, सुरेश शर्मा साहब के पास में आ जाता हूँ। सुरेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, हालांकि कांग्रेस भी अपने तरफ से तैयार है, 24 की जिस तरह से बिसात है, क्या जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? क्योंकि एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ रामलला भी विराजमान हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, रामलला विराजमान होने का, जी सर, केवल यहाँ आकर के कि भारत की जो है या धर्म प्रेमी है उनकी आस्था का प्रश्न है और उनके अंदर ये एक विश्वास जागृत हुआ है कि हमारे यहाँ जो आताताई थे या जिन्होंने भारत में धार्मिक विध्वंस किया और सत्ता पर कब्जा किया, उनसे मुक्ति का एक दौर है। तो एक स्वाभिमान जागृति का विषय है। अब इस स्वाभिमान जागृति से कितने वोट मिलते हैं, ये एक समीक्षा का प्रश्न है। लेकिन केवल आप स्वाभिमान जागृत करके ही वोट प्राप्त कर लेंगे, राजनीति में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ही था तो कांग्रेस को 66 सीटें भी नहीं मिलना चाहिए थी। या ये भी मान के चले कि भाई जब जनता पार्टी की लहर थी तब भी कांग्रेस को छिंदवाड़ा नहीं मिलना चाहिए थी। तो राजनीति केवल एक मुद्दे पर नहीं चलती, राजनीति कई मुद्दों पर चलती है। कई जगह ये लगता है कि वोट के समीकरण जो हैं वो यदि पक्ष में चले जाते हैं अन्य कारणों से, तब हार हो जाती है, जीत हो जाती है। तो केवल राम मंदिर को इतना नहीं मान करके चलना चाहिए कि वो ही संपूर्ण जीत का आधार बनेगा। ये सच है कि पहले की सरकारों ने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है, उनका अपना एक विजन रहा है कि वो देश को किस प्रकार का करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 के बाद से जो एक सांस्कृतिक उत्थान के साथ डेवलपमेंट हुआ है, वो एक दूसरा तरीका है। नेहरू जी ने बड़े इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, उन्होंने रोजगार के अवसर उनके माध्यम से देखे, उन्होंने देश को जो है एक नया आधार अधोसंरचना दी, लेकिन कल्चर नहीं दिया। कल्चर के मामले में
या अब आकर के कल्चर से अभिप्राय मेरा ये है कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी बात कर रहा हूँ। नेहरू जी ने अपना कल्चर दिया होगा जो उनको फॉलो करते थे वो। तो कल्चर के साथ जो है वो डेवलपमेंट की जो बात अभी हो रही है वो एक पृथक टाइप की है और देश के इंटरनल सोच के आधार पर है, इसलिए मोदी जी के प्रति झुकाव लोगों का ज्यादा रहता है। अब हम ये देखें दूसरी तरफ कि यदि मान लो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी तो उन्हें तेलंगाना मिल गया, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य था जो बनने के बाद से ही जो है स्थानीय यानी कि क्षेत्रीय पार्टी के पास था, तो वो एक उनको बेस मिला। यदि अभी पूर्वोत्तर से शुरू किया है तो पार्लियामेंट की कुछ सीटें पूर्वोत्तर से मिलने की संभावना देखना चाहिए, लेकिन ये एकदम से यात्राओं को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए राजनीतिक समीकरणों के ध्यान से देखना पड़ता। लेकिन अभी जो मैं बार बार कहता हूं, अभी केवल एक अंतर है, वो अंतर ये है कि एक तरफ विपक्ष जो है वो केवल आलोचना कर रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं जो किसी को सीख दूं, और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के उनके अपने लोग विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आलोचना के साथ अपना पक्ष भी रखा जाए कि हम आएंगे सरकार में तो हमें ये करेंगे, ये वर्तमान सरकार गलत कर रही है, तो वो शुद्ध लोकतंत्र की व्यवस्था बनती है। हम केवल आलोचना करते हैं। मैं पवन जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं बार बार इनसे निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से भी, मैं रूबरू तो मिलना होता नहीं है, लेकिन बार बार ये कहना कि 2 करोड़ रोजगार उसके ऊपर 3 बार रेफरेंडम हो चुका है। पहले पार्लियामेंट एक बार हो चुकी है, फिर उसके बाद 2 विधानसभाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे में एक ही बात को अपन 5 बरस तक कंटिन्यू करें तो जनता में उसका रिएक्ट नहीं होता। आपको नए विजन के साथ, नई भाषा के साथ, नई बात के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, ताकि लोगों को, क्योंकि एक बार सुनने से, 2 बार सुनने से जो रिएक्ट करता है ना मतदाता, वो बार बार सुनने से नहीं करता। इसलिए विधानसभा चुनाव के समीकरणों से देखिए कि लोकसभा में कांग्रेस की ताकत बढ़ती हुई दिख रही है। सबको मालूम है कि 8 से 9 सीटों पर जो है कांग्रेस को पक्ष में गए हैं मतदान। तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि कांग्रेस की लीडरशिप इसी प्रकार का टेम्पो बनाए रखती है और कुछ सकारात्मक विजन के साथ जाती है तो उसको लाभ हो सकता है, यदि वो लाभ लेना चाहे तो। इसीलिए भाजपा ज्यादा ताकत लगा रही है कि विधानसभा क्षेत्रों में जो नुकसान होता हुआ दिखा है उसकी भरपाई। जैसे मैं 2 उदाहरण आपके सामने रख करके, 2 बातों के उदाहरण, मतलब लंबे नहीं। पहला ये कि मुरैना में राकेश जो मवई थे विधायक, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, अब मुरैना का वो हो गया। मुरैना की महापौर पार्टी छोड़ने की चर्चा सुनने में आ रही है। तो वो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि वो भाजपा भरपाई करने की कोशिश करती है कि हमारा कहां डैमेज हुआ उसको कैसे कंट्रोल करें। कांग्रेस जो है केवल आलोचना और आरोप तक सीमित है, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत कुछ प्रयास करती हो, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। बेहतर बात सुरेश शर्मा साहब कहना, सीधे पवन जी के पास में आ जाता हूं। पवन जी, कहीं ना कहीं ये अंतर है, कहीं दूसरे अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको गतिशील रख रही है, तमाम सारे अभियान उनके उसमें हैं। और जिस तरह से सुरेश शर्मा साहब कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक विजन का अंतर है कि निगेटिविटी से निकलकर कहीं एक विजन क्लियर कांग्रेस रखे जनता के सामने तो आपको लाभ हो, क्योंकि अगर जब वो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं तो उन्हें 28 से 29 की तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी तो कांग्रेस एक ही सीट पर है। देखिए, डैमेज कंट्रोल हम भारतीय जनता पार्टी की तरह डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम कांग्रेस के महापौर को दबाव दे कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, खुले मन से हम डिडोरी विधायक को बोल दे कि कहाँ गलत पटनी पड़े हमारे साथ आ जाओ। ये किसी तरह के दबाव पर्दे के बाहर देते हैं और इसी तरह का दबाव पर्दे के पीछे देते हैं, और उनका दबाव कई जगह कामयाब हो जाता है कि किसी के ऊपर केस की धमकी, ईडी सीआईडी की, जिस तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माहौल चल रहा है, उस माहौल की बात कर रहा हूँ कि उस टाइप का कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। नंबर 1। दूसरा, हमने हमेशा सिर्फ आलोचना करने का प्रयास नहीं किया है। मैं इस क्षेत्र में आदरणीय सुरेश जी से मेरी कई बार डिबेट हुई, बहुत सारी चीजें उनके साथ सीखने को मिली मुझे। सुरेश जी भी आप जानते हो कि मैं पूरे प्रदेश में, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने प्रयास किया, 3-3 बार पूरी यात्रा लेकर के गया हूं, और मैं वहां के जो दुख और जो लोगों की पीड़ा है, जिस तरह बेरोजगारी का आलम है, उस बात को मुझे नहीं जी। जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला, हम कहते हैं जो चुनाव आए, तो चुनाव में अगर बड़ी बात 10-12 बातों को आप लेके रखोगे, उन 10-12 बातों में यही बातें आती हैं
जो प्रमुख बातें थी, उन प्रमुख बातों को पूरा न करके नए नए सबूत लेकर के आ जा रहे हैं। तो हम अगर विपक्ष में, तो हमारा फर्ज बनना चाहिए कि हम उन बातों को बार बार आम जनता को बताने का प्रयास करें। ये जो इवेंट बनाते हैं, उस इवेंट में हमें गुम नहीं होने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि आज मोदी जी की, मोदी है तो गारंटी है। क्या ये मोदी जी ने गारंटी नहीं दी थी 2 करोड़ रोजगार की? हम कहते ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी इवेंट में माहिर है, कई सारे बेरोजगारों की आवाज दब जाती है। हम एग्जाम व्यापम का नाम बदल के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रख देते हैं, तो व्यापम के तले उस पीड़ा, उस दुख को कितने लोगों ने भोगा होगा। उस दुख और पीड़ा को हम नाम बदलने से नहीं बदल सकते। हम आम जनता के दुख और पीड़ा की, जो गरीबी, मजदूरी, बेरोजगारी सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, और इन ज्वलंत मुद्दे सबसे बड़ी आग लगे हुए हैं, लेकिन वो आग लगे मुद्दे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इवेंट के आगे उसको दबा दिया जाता है, कभी दादागिरी से दबा दिया जाता है। और दूसरा, जो 29 सीट में 28 सीट, एक सीट भी हम लेके रहेंगे, इससे कोई स्वस्थ लोकतंत्र की इनके जो भावनाएं नहीं बची। इस तरह की चीजें बनी है, इस तरह की चीजें बनी है। अगर मोदी की गारंटी की बात की जाए, उसका असर दिखा है, मध्य प्रदेश में दिखा, छत्तीसगढ़ में दिखा, राजस्थान में दिखा। नहीं लगता कांग्रेस को भी एक स्ट्रेटजी, रणनीति बदलने की जरूरत है कि नहीं? लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के फार्मूले पर वो आगे बढ़ती है, तो ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना प्लान बदलने की जरूरत है कि आप भी जब राजनीति में है तो बेहतर कर सके। देखिए, बेहतर करने का हर राजनीतिक दल का, हर कार्यकर्ता का, हर नेता का प्रयास रहता है। आज से बेहतर हम कल करें, कल से बेहतर हम परसों करें, लेकिन उस बेहतर के कई सारे मापदंड, कई सारे पैमाने होते हैं। हर राजनीतिक दल का स्वाभाविक है, सत्ता पाना लक्ष्य होता है, लेकिन कई बार होता है लक्ष्य को पाने के कई रास्ते होते हैं। एक नैतिक, अनैतिक, एक सत्ता है कि जिसको सत्ता पाना है, उसके लिए नैतिक अनैतिक कोई रास्ते मायने नहीं रखते हैं, और हम उस रास्ते, कुछ रास्ते हमारे लिमिटेशन, उस रास्ते पे हम नहीं चल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, और ये सही बात है, आदरणीय सुरेश जी ने बोला, हमें सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए। हमने इस विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रत्याशी था, मुझे एक व्यक्ति, न एक पत्रकार, न एक प्रबुद्ध में किसी ने इस तरह के रिजल्ट की अभी व्यक्त नहीं की थी संभावना कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, लेकिन इस तरह का रिजल्ट आया। इस तरह की जादूगरी जो देखने को मिल रही है, आम जनता समझती, आम जनता कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है। तो इसलिए जो ये मैकेनिज्म है, जो कहने, सोचने और होने के बीच का, वो मैकेनिज्म की बात कर, उस मैकेनिज्म की जीत हो रही है। और बाकी हम करेंगे, हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, हम भी अपने बड़े नेताओं को समझाने का प्रयास करेंगे। जवाब दे दीजिए, हमारे नेता शशिकांत जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अभी तक समझ नहीं पाई कि हम ये जो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये जनता के लिए बातें उतर नहीं रही। आस पड़ोस बेरोजगारी की बात करते हैं, हर व्यक्ति बेरोजगारी, आस पड़ोस देखता है, जिसका लड़का एमटेक सब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरियां छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, अच्छी तनख्वाह उनको मिल रही है। ये सारी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कंपनियों का जो जाल बिछ रहा है, ये तो केंद्र सरकार की सफलता नहीं, क्या है? 14 लाख करोड़ का मुद्रा लोन दिया गया है, ये केंद्र सरकार की सफलता नहीं है, क्या है? ये कंस्ट्रक्शन में रोजगार नहीं है, क्या अन्य क्षेत्रों में रोजगार पैदा नहीं हो रहा? लेकिन जब ये रोजगार की बात करते हैं, तो जनता की बात भले नहीं कौन करती कि कांग्रेस किस रोजगार की बात करती है। और कांग्रेस इतने रोजगार वाली थी, तो कांग्रेस ने 60 साल सत्ता पर बैठकर राज किया, क्यों नहीं रोजगार किया? आज हमारे मोदी जी ने शौचालय योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हमारे किसानों को सम्मान राशि देने का काम हो, कोविड में बाकी जनता से निपटने का काम हो, फ्री राशन देने का काम हो, स्टेट में लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो, बीज खाद फसल की व्यवस्था हो, सड़कों का निर्माण, बिजली हो, पानी, हर क्षेत्र में मोदी जी ने स्टेट में काम हुआ। उसका परिणाम है कांग्रेस साफ हो गई, जनता इस पर विश्वास नहीं कर रही। जब महंगाई की बात करते हैं, तो जनता पुराना काल मनमोहन सिंह जी का देखती है कि क्या काल था, कैसे आग लगी थी। जनता कहती कांग्रेस झूठ बोल रही, और आज तक कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं या वास्तव में ये मुद्दा है। ये मुद्दे के आड़ में भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, और इसके कारण कांग्रेस 3 राज्य में हार चुकी है, और आने वाले समय में लोकसभा में हारेगी। मोदी जी ने देश के विकास के लिए चारों तरफ काम किया, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, विदेश नीति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। फॉरेन रिजर्व देख लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और उसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं, किसानों, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया। ये रिकॉर्ड काम किए। ये हमने राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का काम, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम जन्मभूमि में हमने करके दिया। ये सारे रिकॉर्ड काम होंगे। 370 अनुच्छेद धारा अलग करके कश्मीर में जो सामान्य स्टेट बनाया, ये हमने करके दिया। 3 तलाक हमने खत्म करके दिया। ये कांग्रेस के कार्यकाल में सपना
देखा जा सकता था इनका सबका। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश में लहर 400 से ऊपर की है। मोदी जी भरपूर बहुमत के साथ आएंगे। चलिए लहर से मैं आगे बढ़ा देता हूं। सुरेश शर्मा साहब के पास में आ जाता हूं। सुरेश शर्मा साहब, शशिकांत शुक्ला साहब जिस लहर की बात कर रहे हैं, यही चीजें हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। हमेशा बड़ा रहता है, अब लक्ष्य के कितने प्रतिशत तक पहुंचते हैं ये एक प्रश्न है। पिछली बार 28 सीटें जीतने के पीछे दोनों जगह की लीडरशिप का बड़ा योगदान रहा है। मोहन यादव जी ने काम शुरू किया है और मुझे ये लगता है कि वो लय में आ गए हैं और जिस तरीके से वो वातावरण बना रहे हैं उस वातावरण का उन्हें लाभ मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज जो कांग्रेस की एक आम बात हम लोग कहा करते थे, वो ये कहते थे कि भाई बहुत ही बुजुर्ग लोगों के हाथ में जो लीडरशिप है, तो युवा जब तक आगे नहीं लाएंगे तब तक नहीं बढ़ेगा। अब युवा आ गए तो अब ये तो नहीं नकारा जा सकता ना कि इनका प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और जो एक छिंदवाड़ा सीट है वो भी जीत जाएंगे। तो ये एक समीकरण है राजनीति के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सच होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे मित्रों को मालूम है, पवन जी को भी मालूम है कि मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जिसने बहुत पहले सोशल मीडिया पे डाला था कि भाजपा की सरकार बनने वाली है और इतनी लगभग सीटें होंगी। उसका कारण ये नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञाता हूं या मुझे कोई भविष्य का ज्ञान है। मुझे इतना जरूर मालूम है कि हम सब लोगों का, चाहे वो मीडिया के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, उनका जनता से जो सरोकार है वो खत्म हो गया। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो प्रतिक्रिया लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महंगाई है। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए अपनी बात कह रहा हूं कि मैं मूंगफली खरीदने के लिए रुक गया, ये ठेले ये ढेर लगा करके बेचते हैं। पिछले साल हमने 100 रुपए में वो मूंगफली ली थी, इस बार 160 रुपए में दी। यानी कि आप बताइए कि 60 रुपए वृद्धि, यानी बहुत बड़ी वृद्धि होती है। तो उसके बावजूद भी रिएक्ट नहीं हो रहा। और रिएक्ट कौन कराएगा? रिएक्ट विपक्ष कराएगा या मीडिया कराएगा? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मीडिया में वो स्थिति अब नहीं है कि वो रिएक्ट करा सके, क्योंकि देश भर में ऐसा वातावरण बन गया है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी जो रिएक्ट करा सकते हैं मुद्दों पर वो नहीं करा रहे। और विपक्ष भी बट गया है, विपक्ष छोटे छोटे समूहों में बन गया है। क्योंकि पिछली जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो विपक्ष के रूप में भाजपा ताकतवर होती थी और वो जो पवन जी इवेंट कह रहे हैं इसी प्रकार के वातावरण बना करके वो जनता के बीच में रिएक्ट करा देती थी। कांग्रेस में रिएक्ट कराने की ताकत अभी दिख नहीं रही है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अन्यथा महंगाई तो है। चलिए, बेहतर बात सुरेश शर्मा साहब आप कह रहे हैं और निश्चित तौर पर जो चीजें हैं या फिर इस क्षेत्र में जो आपका अनुभव है उसी के आधार पर आपकी जो चीजें हैं, और निश्चित तौर पर जो 24 की बिसात है वो बीत चुकी है। अब देखना होगा कि एमपी में मोदी का मैजिक चलेगा या फिर कांग्रेस का कोई ऐसा एजेंडा जिससे कांग्रेस पिछले 2019 से 2024 में कुछ बेहतर कर सके। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने अपने तरीके से, अपने अपने अभियानों के जरिए, अपनी अपनी रणनीति के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस 24 की जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। IND एजेंडा बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।